भी मैंने ये चर्चा नहीं होते हुए सुनी कि कितना बड़ा उन्होंने राष्ट्रीय द्रोह किया। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उन्होंने उस नैरेटिव के ऊपर काम करने के लिए सरकार में आने के बाद में नैरेटिव के लिए काम किया जाता है, स्टेट के लिए काम किया जाता है। पर ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, वो सिर्फ नैरेटिव पर काम करती है। केंद्र सरकार देश के लिए काम नहीं कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट नैरेटिव के लिए काम नहीं कर रही। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही तो उन्होंने नैरेटिव के लिए काम नहीं किया, उन्होंने देश और राज्य के लिए सब कार्य किया। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में। इस उदाहरण के अंदर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, तो हम आगे कैसे बढ़े? ये हम सब लोगों के सामने प्रश्न आता है। तो आगे बढ़ने के क्रम में ही ये आज की वर्कशॉप रखी गई है। पारिवारिक तौर के ऊपर हम लोग आपस के अंदर ईमानदारी से चर्चा करें, तब जाकर व्यक्तिगत तौर के ऊपर जब बात करते हैं, कई लोगों से मैंने यहाँ चंडीगढ़ में और बाकी दूसरी जगह भी बात करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, जब उनके जहन के अंदर ये बात रहती सब मेरे क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी कार्यक्रम अगर सफल नहीं हुआ, कोई भी चुनाव में सफलता नहीं मिली, हर किसी के जहन के अंदर ये अगर बात घर कर गई कि मेरे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, मैंने काम नहीं किया, नतीजा मैं कांग्रेस से विफल रही, तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा? मेरी दैनिक दिनचर्या वैसी चल रही है, पारिवारिक दिनचर्या वैसी चल रही है। राजनीतिक तौर के ऊपर अगर आपको आवश्यकता है तो मुझे बुलाना, मेरे योगदान लेना, और आवश्यकता नहीं है तो ठीक है, मैं मेरे रास्ते में। ये बात अपन के आपस के अंदर चर्चा के अंदर जहन में रहती रहती है। चंडीगढ़ भी अपवाद नहीं है और आपस में अपन लोग बैठे हैं, वो भी इसमें अपवाद है। क्या ये परिवार के लिए सही चीज है या नहीं? परिवार के सदस्य अगर परिवार के प्रति ये सोच रखे कि परिवार में कुछ भी हो रहा है और मेरे क्या फर्क पड़े, तो क्या वो परिवार का सदस्य है या नहीं? ये सब मैंने साधारण से उदाहरण दिए हैं, रोजमर्रा के अपन लोगों के आपस में संवाद और अपना अनुभव के उदाहरण मैंने दिए। इसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसके अंदर कुछ कार्य सूची भी यहाँ संगठन के तरफ से दी गई है, उसके बारे में भी आप लोग आपस में चर्चा करें। महंगाई और बेरोजगारी में देश की क्या स्थिति है, और महंगाई और बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था और आपस में विश्वास नागरिकों के बीच में, उसमें देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज कहां तक पहुंच चुका है, और इन सब मुद्दों को कैसे नजरअंदाज आम लोगों के बीच में किया जाए, इस पर ही भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आपकी जरूरत थी पहले भी, यहाँ पंजाब का आपके जिम्मे काम बहुत बड़ा लगा हुआ था, इस कारण चंडीगढ़ को उतना समय नहीं मिल पाया। लेकिन मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि अगर आप समय देते रहेंगे हमें इधर, जो कमजोरियां हमारे यहाँ आई हैं बीच में, उनको हम जल्दी दूर करके यहाँ फिर एक अच्छे ढंग से रिसर्जेंस, एक फिर आगे बढ़ने के बड़े हौसले के साथ आगे बढ़ने का काम चंडीगढ़ कांग्रेस कर पाएगी। और जैसे आपने कहा कि चंडीगढ़ के लोग कांग्रेस को चाहते थे, इत्तेफाक के साथ हम कॉरपोरेशन में अपना नंबर्स नहीं ला पाए। मैं उनमें आज इस वक्त मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जरूरत होगी उसकी भी, आप किसी वक्त उन विषयों पे कुछ चर्चा करें। आज हरीश चौधरी जी ने जो मुद्दों का जिक्र किया है, मैं समझता हूं कि वो आज सिर्फ एक वर्कशॉप जो आप लंच तक का कह रहे हैं उसमें पूरी नहीं हो सकती। आपने तो अलग अलग समय के लिए, मैं समझता हूं, एक एक मुद्दा अलग अलग वर्कशॉप्स के लिए दिया है।
और अच्छा होगा। और ये मान लीजिए आप कि सुभाष चावला जी ने तो कहा था कि ये कांग्रेस की क्रीम है। मैं थोड़ा सा कड़वा शब्द कह रहा हूं, कांग्रेस यही है। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। इतने ही हम एजिटेशन में होते हैं जितने आज यहाँ अच्छे पहुंच गए। हाँ, इतना फर्क है कि यहाँ कुछ और आए हुए हैं बीच में, एजिटेशंस के समय उनकी जगह कुछ और होते हैं। अगर हम सब मिलके उनको और आप जो अब सब एकत्रित हैं यहाँ अपने अपने जिम्मे ये काम ले लें तो कोई कारण नहीं कि कांग्रेस पीछे रहेगी। मैंने वहां भी ये कहा था, वही बात आज कहना चाहता हूं। हरीश जी, आपने कहा था कि हम बैठ के कोई एक डाउटिंग थॉमसेस, एक अपने पे एक शंका करने, अपने मन में भी करना कि क्या हमारे में क्या कमी है, क्या हम नहीं ठीक, उस पे कम करें। आप में क्या क्या गुण हैं, दोनों की वैसे समीक्षा होने की जरूरत होती है। आप में कमजोरियां क्या है उनको समझने की जरूरत होती है। लेकिन हम ये आदत छोड़ दें कि इकल्ले बैठ के कांग्रेस को भुगोते रहे, कांग्रेस के खिलाफ बात करते रहे। जो आपने कहा था कांग्रेस का भविष्य क्या है, उसमें लीड ही हम लेते रहे। मैं अब कोई संबोधन नहीं दे रहा, मैं वही कह रहा हूं, मैं चर्चा का हिस्सा बन रहा हूं। मैं वही आपके सामने 2-4 सवाल करके छोड़ना चाहूंगा अपनी बात। अलग अलग बैठ के हम 2 या 4 जाने इस वक्त क्या बात करते हैं उस पर थोड़ा सा गौर कर लें। विषय ये है कि कांग्रेस है क्या, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है। क्योंकि हम बार बार जब कभी आप फील्ड में जाते हैं तो तमाम सारे लोग आपसे पूछते हैं कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है। तो चलिए, नेताओं पे हम बाद में बात करेंगे, पहले कांग्रेस पे ही बात करें। कांग्रेस क्या है, इसका एक लाइन में जवाब है, कांग्रेस एक आंदोलन, वो आंदोलन जो बनाने की राजनीति, जिसका निर्माण सिर्फ बनाने के लिए हुआ था, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं हुआ। तो वो विध्वंस के लिए नहीं है, बनाने के लिए। नंबर, जब 1885 में कांग्रेस बनी तो चंद लोगों के साथ बनी थी और बनाने का उद्देश्य था तत्कालीन सरकार के साथ मिलकर कैसे हम अपने लोगों को, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको कैसे उस सरकार में हक दिलाएं, किस तरीके से जो उनके हक मारे जा रहे हैं उनको दिलाने के लिए काम करें, किस तरीके से इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम करें। इसके साथ कांग्रेस का उदय होता है। तो मुंबई में जब ये बनती है, एक धर्मशाला में, छोटी सी धर्मशाला में इसका निर्माण होता है, जहां पर आज तो आप फिर भी इसमें एसी लगा हुआ है, वहां पर हवा का भी शायद साधन नहीं था, खुला वैसे ही था जो प्राकृतिक आती है। और देश के तमाम हिस्सों से लोग आए। चलिए, इसके बाद में कांग्रेस बन जाती है, कांग्रेस अपने ढंग से चलती है। तमाम सारे कांग्रेस में विचार थे और उन विचारों का संघर्ष था। जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस तो एक और बड़ी चीज है, और इस पे जरूर मैं बात करूंगा कि कांग्रेस तो खत्म हो गई, जहां जाइए आप कांग्रेस तो खत्म हो गई। और ये करने वाले लोग कौन? आपके वो लोग हैं जो आपके बीच के। कांग्रेस कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आंदोलन कभी खत्म नहीं होता है। पहली चीज ये जानिए, वो चलता है, वो रूप बदलता है, वो खत्म नहीं होता है। तो कांग्रेस ने उसके बाद में आगे की यात्रा करी। तमाम सारे लोग थे, कुछ लोगों का विचार था कांग्रेस को इस तरह से होना चाहिए, कांग्रेस को उस तरह से होना चाहिए, कांग्रेस को धार्मिक होना चाहिए और सारी चीजें। आप एक इतिहास को, जैसा अभी हरीश जी कह रहे थे, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव करके जिस तरीके से उसे शुरुआत करी और किस तरीके से गणेश उत्सव आज अब तो पूरे देश में मनाया जाने लगा है, एक समय में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार होता था। तो ये धर्म की बात लोग जोड़ते हैं तो कांग्रेस से बड़ा धार्मिक कोई दल नहीं, लेकिन वहां पर किसी धर्म पे खत्म नहीं कर दिया जाता। एक धर्म को माना जाता है तो दूसरे की हत्या नहीं की जाती। कहा जाता है यदि इस धर्म को मानेंगे तो इसको भी हम मानने को तैयार। तो आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा के आयोजन को एक भव्य आयोजन के रूप में जो स्थापित किया गया, वो किसने किया, उसको भी यदि देखेंगे तो वो भी कांग्रेस के नेता हैं। जो संस्थापक अध्यक्ष थे, उनका योगदान है। तो आप ये समझिए कि जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो कांग्रेस का सर्वधर्म से मिलेगा। यदि आप मुस्लिम की बात करेंगे
तो आपके पास में एक से एक मुस्लिम नेता थे और उन नेताओं ने उस धर्म को भी जोड़ा, खत्म नहीं किया, उनके भी त्योहारों को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का काम किया। तो हम किसी के हत्या, हम बौद्ध धर्म को भी करते हैं, हम जैन को भी करते हैं, हम सिख धर्म को भी करते हैं, तो जो भी धर्म है सबको बराबर मानने की एक परंपरा थी। इसीलिए बंसल साहब ने कहा सर्वधर्म समभाव, और कांग्रेस ने इस नारे को सबसे पहले बुलंद किया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और इसी नीति पर चले। स्वामी विवेकानंद का पूरा परिवार कांग्रेसी था। जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, वो भी कांग्रेसी परिवार से। तो ये कहना कहीं पर भी गलत होगा कि कांग्रेस कहीं किसी धर्म को पीछे छोड़ती है या किसी को उपेक्षित करती है। कांग्रेस का जो आंदोलन है वो जोड़ने का था, जो अब आपके उदयपुर सम्मेलन में जिस पर दोबारा बड़े दिनों बाद चर्चा हुई है, इस पे पहले होनी चाहिए। तो बहरहाल अब आप जो है उस जोड़ने की दिशा में चल चुके हैं। तो कांग्रेस ये, अब कांग्रेस जब आगे अपनी यात्रा शुरू करती है तो तमाम जगह पे आके आप गरम दल, नरम दल और ये बन जाते हैं। तिलक जी हैं, लाला लाजपत राय हैं, या जो भी, तो आप ये समझिए कि तो इस तरीके से वो तिकड़ी होती है, कहीं वो होता है। और उसी बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, जो इस देश के उस समय में सबसे बड़े वकील थे, और उस जमाने में जब लोगों के लिए 100 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी, उस समय उनकी 1 लाख रुपया फीस होती थी। तो आप समझिए जब वो होती थी, लेकिन वही मोतीलाल नेहरू जी जितने क्रांतिकारी थे, जितने राष्ट्र के आजादी और दूसरी चीजों का संघर्ष कर रहे थे, देश के लिए लड़ रहे थे, उनके मुकदमे फ्री लड़ते थे, और उसमें मुकदमे ही नहीं लड़ते थे, सारा खर्चा फ्री। तो ये होता है। और आपको पता होना चाहिए मोतीलाल नेहरू के पिताजी पंडित गंगाधर नेहरू जो है देश के शहर कोतवाल थे दिल्ली के, और दिल्ली के शहर कोतवाल थे जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का, उसमें उनका पूरा घर सब कुछ दिल्ली में जला दिया गया था, और किस तरीके से वो घायल हुए थे और उसमें उनका निधन हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू का जब जन्म हुआ आगरा में, उस समय उनके फादर को मरे वक्त हो चुका था 4 महीने, और आप ये समझिए वो अपनी मां के पेट में थे जिस समय उनके पिता का निधन हुआ। तो और उस कारण से वह अपने मामा के घर में पैदा हुए। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों को वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए, वो जगह आज भी सुरक्षित है। आगरा में है। तो मैं आगरा हिंदुस्तान का संपादक रहा, उस दौरान मैंने वहां पे उनके पड़ोस में शर्मा जी का परिवार है, वहां पे जा सकते हैं, वो लोग बड़े समर्पित लोग हैं। तो आप ये समझिए कि वहां पर वो जो अपने मामा के घर में हुआ था, कौल साहब थे मामा, तो एक मामा वहां थे, एक कानपुर में थे। मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत कानपुर से शुरू की। इत्तेफाक से मैं कानपुर जिले का रहने वाला हूं, और मेरी जो तब लोकसभा सीट होती थी, अब तो तोड़ के कई उसमें हो गई है, तो बिल्हौर लोकसभा सीट होती थी। वहां से देश की नहीं दुनिया की पहली संयुक्त राष्ट्र संघ की महिला जो अध्यक्ष थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो विजय लक्ष्मी पंडित वहीं से सांसद होती थी। तो एक चीज ये बताऊं, बहरहाल कांग्रेस आगे बढ़ती है। 1912 में पंडित नेहरू लंदन से पढ़ करके भारत आते हैं। 1916 में उनका विवाह होता है, और विवाह होने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों के साथ में वो कहते हैं कि अब मेरी एक दूसरी जिम्मेदारी देश के प्रति है, और देश के आंदोलन में कूदते हैं। 1919 में वो पहली बार जो है स्वदेशी आंदोलन के तहत अपने कपड़ों को जलाते हैं, और उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी विदेशी कपड़े नहीं पहने। जो लोग कहते हैं कि उनके कपड़े पेरिस धुलने जाते थे, झूठ बोलते हैं, कोरा झूठ बोलते हैं। पहली बात तो हिंदुस्तान के अंदर उस तरह फ्लाइट्स नहीं होती थी कि वो जाएं और धुले, तो ये झूठ बोलकर उनको बदनाम किया जाता है। पंडित नेहरू ने इतना सरल जीवन जिया जब से वो राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में, उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई लग्जरी चीज नहीं ली। आज तो आपके पास एसी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। पंडित नेहरू खुली जीप से चलते थे, धूप में भी और उसमें, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका था, एक वृत्तांत बताऊंगा। तो उसके बाद नेहरू आते हैं, और आप सबको सीखने की जरूरत है नेहरू से कि जब 1923 में
सेवा दल बनाने का काम होता है और सेवा दल 1924 में बन के तैयार होता है। नेहरू जी उसके पहले अध्यक्ष होते हैं। तो नेहरू जी उसी पूरी ड्रेस में, हाफ पैंट और जो ड्रेस होती थी उस समय ड्रेस कोड होता था, वही पहनकर हर प्रोग्राम जहां पर होता था, जहां कहीं भी होता था, अपने साथियों के साथ झाड़ू भी लगाते थे, वॉशरूम जिन्हें आप कहते हैं टॉयलेट्स हैं वो साफ करते थे। सेवा दल के सारे कार्यकर्ता साफ करते थे, किसी जात का या जिसे कहेंगे आप वो नहीं साफ करते थे। तो सेवा दल के लोग साफ करते थे और वो कार्यकर्ता कहलाते थे, वो नेता नहीं कहलाते थे। आज हर कोई जो किसी भी दल को ज्वाइन कर लेता है वो कहता है मैं नेता हूं, कभी नेता नहीं कहते। और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो खुद को कार्यकर्ता कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस के लोगों को ये सोचना चाहिए कि नेहरू जैसे व्यक्ति ने किया जो उस जमाने के एक प्रकार से राजा परिवार से था और वो चाहते तो जीवन भर ऐश करते, अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए हाथ मतलब सिर झुका के मिलती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने वकालत छोड़ दी, सब कुछ रहा। उनके बाद में उनके पिता ने भी कुछ वक्त वकालत छोड़ी, लेकिन चूंकि घर भी चलाना होता है, दूसरे भी खर्चे होते हैं, तो बाद में उन्होंने कुछ केसेस के लिए किया कि हम करेंगे, नहीं तो उन्होंने वकालत छोड़ी। आप हिंदुस्तान के अंदर पहला लोकतंत्र का देखिए उदाहरण देखिए, 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू कहते हैं डोमेनियन स्टेट्स में ही हम जो है स्वराज की बात करते हैं। पंडित नेहरू कहते हैं पूर्ण स्वराज। और पंडित नेहरू और उनके पिता में इसको लेकर के चुनाव होता है और पंडित नेहरू इस देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, उनके पिता अध्यक्ष पद से हटते हैं। तो आप समझ लीजिए कि सिद्धांतों के लिए ये लड़ाई होती है। उसके बाद में आप आइए कि नेहरू जी जब अध्यक्ष बनते हैं तो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर स्वराज का जो है पास होता है, प्रस्ताव पास होता है, और लखनऊ अधिवेशन में उस पर रूपरेखा तय होती है। तो आप इसको जानिए कि जब नेहरू जी अध्यक्ष बन जाते हैं और बनने के बाद जो दांडी मार्च है या दूसरी चीजें हैं, ये सारे नेहरू जी के ही कारण शुरू हुए। गांधी जी ने उसके बाद बड़े आंदोलन शुरू किए और उस समय सरदार पटेल उनके जनरल सेक्रेटरी थे। तो जो लोग तमाम सारी भ्रांतियां पैदा की जाती हैं पटेल को लेकर के, ये भी जानिए। सुभाष चंद्र बोस भी उनके जनरल सेक्रेटरी थे। तो और फिर फर्स्ट टाइम जो है कांग्रेस पार्टी में 2 बार अध्यक्ष रिपीट किया जाता है, वो पंडित नेहरू होते हैं। तो ये कई चीजें होती है। उसके बाद में बहरहाल आंदोलनों की झड़ी लग जाती है और उसका नतीजा ये होता है कि 1935 में भारत का अधिनियम पास होता है और भारत में पहली बार संसद बनती है और चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती है। तो आप समझिए, और उनके पिता नेहरू जी के पिता छोड़ करके स्वराज पार्टी एक बनाते हैं, ये भी जानिए। नेहरू जी कांग्रेस में ही रहे। उसके बाद में स्वराज पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन नेहरू जी उस समय योजना आयोग के चेयरमैन बने थे और तब उन्होंने दुनिया भर में विजिट करके देखा था, सीखा था कि कैसे क्या चीजें की जा सकती हैं इस देश में। और जो चीजें उन्होंने उस समय बनाई थी और उस समय संविधान का एक प्रारूप मोतीलाल नेहरू की कमेटी ने जो बनाया था, आज आपके पास जो मौलिक अधिकारों से लेकर के सारी चीजें मौजूद है संविधान में, वो मोतीलाल नेहरू जी की देन। तो उस कमेटी का जो संविधान का प्रारूप था उसे ही आगे चल के रिफाइन करके तमाम सारी चीजें हुई हैं। वो संविधान सभा की आप नोटिस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए, इसके बाद में कांग्रेस यहां आती है। कांग्रेस का संकल्प क्या होता है? कांग्रेस का संकल्प होता है हमें एक भारत बनाना है, वो भारत जहां विविधता में एकता हो। और आपने देखा 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पहली बार स्वीकार किया कि विविधता ही हमारी जो है ताकत है, हमारी स्ट्रेंथ। तो आज वो मजबूर हो गए हैं उस बात को स्वीकारने में जो 1935 में कही गई। पंडित नेहरू के बाद में सरदार पटेल अध्यक्ष बनते हैं, दूसरे और लोग बनते हैं, सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो मतभेद पैदा करते हैं। आप जानिए कि सुभाष चंद्र बोस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुट थे। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद में वो गांधी को सबसे पहली बार
जो महात्मा शब्द जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इसलिए जो ये भ्रांतियां पैदा करके आपके अंदर पैदा किया जाता है कि कहीं ये अलग से लोग हैं, अलग से लोग नहीं है, सब एक थे। तरीके उन्होंने बदले, क्यों बदले? क्योंकि इसकी वजह थी। इसके बाद में आप एक और चीज जान लीजिए कि जब भगत सिंह को फांसी हुई है उसके पहले पंडित नेहरू जो है उनसे मिलने जेल में गए थे और उन्होंने इस बात का अपनी डायरी में जिक्र किया है। सबसे बड़ी बात तो ये एक झूठ फैलाया जाता है और उनका पूरा मुकदमा कांग्रेस पार्टी ने ही लड़ा था, ये भी जान लीजिए। मदन मोहन मालवीय जब अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया था, जिसके बूते आज आरएसएस और सारी खड़े हैं, तो ये जान लीजिए कि वो सब कुछ, लोग कहते हैं कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस ये हो रहा है, कांग्रेस नहीं टूटी। कांग्रेस से टूट करके दूसरे बने, उससे पैदा हुए हैं। कांग्रेस यहां राजनीतिक दलों की जननी है, ये आप जान। 72 बार इस तरह से कांग्रेस से लोग अलग टूट करके अलग पार्टियां बनी, 72। तो ये इतिहास है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस खत्म हो रही, कांग्रेस बढ़ रही है, उसकी ब्रांचेज बढ़ रही, विभिन्न विचारधाराएं बढ़ रही, क्योंकि वो विविधता में एकता की बात है। चलिए इसके बाद आ जाइए, बंसल साहब जिक्र कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं लोग, उसके पहले बात करते हैं कि देश को जो है बांट दिया इन्होंने और ये कर दिया। 1937 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग प्रस्ताव पास करती है कि हमें अलग मुस्लिम राज्य चाहिए। उसके सापेक्ष में 1937 में ही नागपुर अधिवेशन में हिंदू महासभा जो आरएसएस का है वो प्रस्ताव पास करती है, नागपुर में प्रस्ताव पास करती है कि हमें अलग हिंदू राष्ट्र चाहिए। मतलब देश को बांटने का किसने काम शुरू किया, यह बात आपको पता होनी चाहिए। 1937 में। और फिर उसके बाद में ऐसा नहीं है कि 1937 में ये रुक गया, फिर उसके बाद में 1939 में यही प्रस्ताव दोनों ने पास किए और उसके बाद में 1940 में जमशेदपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किए गए और कांग्रेस ने इन सारे प्रस्तावों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। और उसके बाद में 1942 में जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तब इस पर कहा गया कि भारत एक होगा। आखिरी स्टेज तक ये था। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये कांग्रेस है कि जोड़ने का काम करती है और कांग्रेस सर्वजन की बात करती है। कांग्रेस इसकी बात नहीं करती कि एक तरह के लोग, सब। 1942 में जब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हम अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय अंग्रेजों भारत मत छोड़ो इसके लिए चिट्ठी लिखने वाले कौन संगठन थे वो भी आप देख लिया, ऑन रिकॉर्ड है। वो हिंदू महासभा थी आरएसएस और मुस्लिम लीग थी कि आप मत छोड़िए, उसके अलावा एक आध और संगठन। तो वो स्थिति है कि कांग्रेस अकेले लड़ रही थी देश की आजादी की लड़ाई, कोई और नहीं लड़ रहा था। जो लोग कहते हैं कि सब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सब आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आजादी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी है और कांग्रेस के बैनर तले ही दूसरे आए। इसके बाद देश की आजादी के पहले जो चुनाव होता है उस चुनाव में कांग्रेस जीतती है और उसके बाद में एक अंतरिम सरकार बनती है। उस सरकार के पहले कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना होता है। तो फैसला यह होता है कि जो अध्यक्ष होगा वही अंत में देश की सत्ता का जो हस्तांतरण होगा उसको संभालेगा। इस दृष्टिकोण से होता है। जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। और उस समय जो हुआ था वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था और पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया थी उससे होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत सारे कारण मौजूद थे, तमाम सांप्रदायिक और दूसरी दंगे हो रहे थे। इसलिए सिर्फ एक डेलीगेट्स का हुआ था और डेलीगेट्स के उसमें यह था कि अध्यक्ष सरदार पटेल को बना दे और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है जवाहरलाल नेहरू को बना। लेकिन लोग क्या प्रचारित करते हैं कि वो चुनाव हुआ था और उनको चुना गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग विषय। लेकिन फिर यह हुआ कि दोनों एक होने चाहिए क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होना है, तब गांधी जी ने हस्तक्षेप किया था और फिर सरदार पटेल ने ही नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। तो इसलिए यह कहना भी गलत है कि उनमें कोई मतभेद। फिर एक चिट्ठी का जिक्र कर लिया, नवजीवन प्रकाशन अहमदाबाद में जो है चिट्ठियां छापी हैं सरदार पटेल की,
उसमें एक चिट्ठी लिखते हैं अगस्त महीने की शुरुआत के महीने में नेहरू पटेल जी को, और उसमें लिखते हैं कि आप हमारे मंत्रिमंडल के जो है सुदृढ़ सदस्य हैं, लेकिन औपचारिकता बस मुझे यह चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और आप जो है हमारे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए करें। इसके जवाब में जो पटेल चिट्ठी लिखते हैं वो अपने आप में यूनिक है और उसको हर किसी को जानना चाहिए। पटेल उसमें लिखते हैं कि आपको महात्मा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, आप जैसा इस देश के लिए त्याग और बलिदान करने वाला दूसरा कोई नहीं, और ऐसी स्थिति में अशेष जीवन के लिए मेरी सेवाएं आपको समर्पित। तो आप समझ लीजिए कि यह स्थिति थी। और उनका जो आखिरी भाषण है वो भोपाल में हुआ था जब उनकी मृत्यु के पहले, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि मेरी आखिरी सांस तक मैं नेहरू के प्रति मेरी वफादारी रहे। तो ये जो लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा आइकॉन नहीं है कि वो बता सके कि देश की आजादी में योगदान है, इसलिए वो आपके जो लोग हैं उनको छीनने की कोशिश करते हैं। तो ये एक जान लीजिए, ये एक सत्य है। नेहरू जी देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं देश की आजादी के पहले, और उस समय क्राउन के बाद में सेकेंड पोजीशन होती है, संयुक्त भारत होता है उस समय, पाकिस्तान भी हिस्सा होता है। और उस दौर में जब सत्ता का हस्तांतरण होने का होता, आप समझिए कि उस समय उतनी ताकत थी। तो जो लोग ये सारी भ्रांतियां पैदा करते हैं कि प्रधानमंत्री बनने और इसमें, वो झूठ है। सच्चाई ये है कि नेहरू को ही सत्ता जनता ने चाहिए थी, क्योंकि जन नेता थे नेहरू। पटेल साहब का कुछ बड़े घरानों से और दूसरों से बहुत अच्छा रिलेशंस थे, उसके फायदे मिलते थे पार्टी को, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि नेहरू जी का जनता में बहुत ज्यादा स्वीकार हो, और वैश्विक मामलों में वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता थे जो विश्व को जोड़ सकते थे। इस कारण से उस समय देश बनाने की जरूरत थी। पहली चीज, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, उसकी लड़ाई लड़ी, और दूसरी, देश को अब बनाने की बारी आई। देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनके पास ऑप्शन था, नेहरू के पास, कि वो किसको मंत्री बनाए या ना बनाए, लेकिन नेहरू ने कहा नहीं, जोड़ो। और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को भी मंत्री बनाया, उन्होंने हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मंत्री बनाया, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोगों को मंत्री बनाया, और उन्होंने देश बनाने की बात की। संविधान बनाने की जिम्मेदारी भी उन्होंने सभी को पार्ट में जो है बराबर बराबर दी। और उस समय वो इतने बड़े निर्विवादित नेता थे कि वो जो चाहते कहते, हर कोई सुनने को तैयार था। इवन वो कई बार गांधी की बात भी काट देते थे, और गांधी जी उसे स्वीकारते थे अंततः। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी इतनी बड़ी स्वीकार हो। तो यह स्थिति थी। तो ये तो हो गया आपकी वो कांग्रेस जो खड़ी थी। और बनने के बाद में क्या हुआ, नेहरू ने जो कहा, नेहरू ने संसद में जो है सेकुलर की परिभाषा दी है, और उन्होंने वहां पर भी कहा, उन्होंने कहा है कि हम जो है सेकुलर का मतलब ये नहीं है कि कोई धर्म नहीं मानते, सेकुलर का मतलब है हम सभी धर्मों को जो सभी को मान, लेकिन धर्म हमारा निजी विषय है, हम उसे निजी तौर पर करें, वो दिखावे की चीज नहीं। हमारा काम है राष्ट्र को बनाना, और राष्ट्र के लिए करना तो हम उसके लिए करें। और उन्होंने नवीन मंदिरों की स्थापना की, इसी को नवीन मंदिर दिया गया। और ये नवीन मंदिर क्या थे, सबसे पहली शुरुआत आप ही के क्षेत्र से है, भाखड़ा डैम आपके बगल में है, जिसने ये पंजाब और हरियाणा और ये सब एक होता था, एग्रीकल्चर बेस्ड थे। और इस देश के अंदर उस समय सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी भूखमरी। इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं था, 36 करोड़ की जनता थी, और तमाम आधी से ज्यादा आबादी एक टाइम खा के जीती थी। रोटी बहुत बड़ी चीज थी, और उस समय में यह जिम्मेदारी उठा। इस आज की डेट में 2022 में इस देश के अंदर 5 बड़े डैम हैं, 5 डैम पंडित नेहरू के बनाए। तो आप ये समझिए कि उस समय दुनिया का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा डैम बनाया भाखड़ा डैम।
और इस डैम को बनाने के समय में आपको एक चीज बताऊं, उस समय के इंजीनियर्स को जब उन्होंने विजिट किया, मैंने उसका स्टडी विजिट किया है, तो आप ये समझिए, तो उन्होंने कह दिया यहां फिजिबल नहीं। पंडित नेहरू ने कहा नहीं, उन्होंने भ्रमण किया और उसके बाद कहा नहीं फिजिबल है, हम बताते हैं कैसे। तो उन्होंने फिर श्योक को बुलाया, जो अमेरिका का, जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम था, उसको बनाने वाले, वो आए और उन्होंने भी कहा कि नहीं पंडित जी इसको बन नहीं पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। पंडित नेहरू ने कहा हम करेंगे। तो उनका कैसे करेंगे, आपके पास पैसा है नहीं, ये स्थितियां हैं। पंडित नेहरू ने कहा कि हम इसको करेंगे, हमें इस देश के लोगों को रोटी खिलानी है। उन्होंने कहा हम कैसे करेंगे, फेज वाइज उन्होंने बताया। उन्होंने कहा हम पहले नंगल में एक छोटा डैम बनाएंगे, उसके जरिए हम बिजली और दूसरी चीजें जनरेट करेंगे, और उससे फिर हम जो होगा उससे रोपवे बना के उस बिजली से चला के और किस तरीके से करेंगे, तो सामान ऐसे ले जाएंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने पूरा बताया कि हमने ये होमवर्क कर रखा है, अब बताइए। उन्होंने पंडित जी को देखा तो उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ हो सकता है। तो उनकी भी अपनी शर्तें थे। उस जमाने में उन्होंने जो है 1 लाख रुपए सैलरी थी। अब 1 लाख रुपए सैलरी, प्रधानमंत्री की सैलरी उस समय नहीं होती थी, तो 1000 रुपया सैलरी थी प्रधानमंत्री की, तो आप 1 लाख उनको क्या कहेंगे। लेकिन पंडित नेहरू ने कहा ठीक है, सबसे पहला मैं 1 रुपए सैलरी लूंगा, बाकी पैसे जो है देश के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा। और इस तरीके से सिर्फ नेहरू ने नहीं, बहुत सारे नेताओं ने अपनी सैलरी इस तरह से करी। और श्योक की सैलरी जो है सरकारी फंड से नहीं जाती थी, उन तत्कालीन सारे मंत्रियों और सांसदों के पैसे से जाती। तो ये इस देश में, और आप कभी भी वहां जाके विजिट करिएगा, वहां एक लिफ्ट लगी, वो लिफ्ट 50 सेकेंड में 50 मंजिल के बराबर चढ़ती है। और जो बनाने वाली कंपनी है वो बीच में खराब हुई थी मनमोहन सिंह जी के समय में, तो वहां एक सिख यूथ जो है इंजीनियर था, एसडीओ था, उसने साहस दिखाया और उस कंपनी को, ओटिस को, उसने एक मेल लिखा कि ऐसे ऐसे मेरी लिफ्ट ये है, और इसको, बाकी तो इंजीनियर्स कह रहे थे जैसे होता है कि हाँ बदल दो, दूसरी लगा दो, नहीं लगा दो। उसने जब लिखा, उन्हें पता चला कि ये अभी अलाइव है, तो उनको इतनी खुशी हुई, उन्होंने कहा हम इसको फ्री मेंटेन करेंगे। और उन्होंने कहा बस हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर दिला, और उसके बाद उन्होंने मेंटेन किया। मैं उस पर चला हूं, देखा है कि 2000 पानी के नीचे 2000 फीट नीचे जो है बिजली जनरेशन का कारखाना है, ऊपर पानी। तो आप जाइए कभी देखिए, क्या अद्भुत चीज उस जमाने में बनाई है, आज आप नहीं सोच सकते हैं, और उसके बाद कोई बना भी नहीं पाया। चलिए, तो ये है बनाने की थी, और उसके कारण आपका न पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आज मैं कहता हूं इस रीजन के, राजस्थान, ये सारे लोग जो आज पानी पी रहे हैं, वहां पे एनएफएल स्थापित किया, नेशनल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि किसान को जो जरूरत थी बिजली की, पानी की, खाद की, तीनों एक जगह उन्होंने स्थापित किया। आप जाइए देखिए। तो इसके बाद में किस तरीके से डेवलप किया गया, किस तरीके से आज जो इस रीजन में आप खाना खा पा रहे हैं, अनाज खा पा रहे हैं, पानी पी पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण से है, क्योंकि नेहरू के कारण। आपके चंडीगढ़ के लोग जो पानी पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं, नेहरू के कारण। क्योंकि उन्होंने उस समय में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था, वो प्रयोग सामान्य नहीं था, और पहला जो विस्फोट करना था आरडीएक्स का हिंदुस्तान में, उसके पहले नहीं हुआ। वो विस्फोट पंडित नेहरू ने अपने हाथ से किया था, कहा था मरेगा तो इस देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि मैं पहला सेवक हूं, वो फर्स्ट सेवक कहते थे। तो कहते थे मैं पहले मरूंगा, उसके बाद कोई होगा। तो सोचिए, जब बड़े बड़े लोग विस्फोट करने से डर रहे थे, पंडित नेहरू ने अपने हाथ से वो विस्फोट किया, तो वो साहस होता था। तो उस दौर की बात है। और उसके बाद में आप ये देखिए, वो बन के तैयार हुआ, आज आपके पास खाने के लिए है, पीने के लिए। और इसके बाद इन्होंने यही नहीं, मैं तो एक डैम को लेकर के सोचता था टिहरी का, कि शायद उनका नहीं, लेकिन जब मैंने उसको भी स्टडी किया तो वो भी उन्हीं का बनाया था। इन्होंने एक्सटेंशन सिर्फ किया है, रिनोवेट किया है, और कुछ नहीं। इसी तरीके से जो गुजरात का सबसे बड़ा डैम है, वो भी नेहरू का बनाया हुआ था, इन्होंने एक्सटेंशन उसका किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि नेहरू ने क्या नहीं बनाया। पहली बात, नेहरू ने इस देश को जहाज बना के दिया, नेहरू ने इस देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की चेन बना दी, नेहरू ने यहां लोकोमोटिव कारखाने बना दिए, जिससे रेल मंत्री आपके बीच ही हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। तो आप ये समझिए, इसके अलावा इस देश के अंदर बहुत थोड़ी सी अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए रेल लाइन बनाई थी,
नेहरू ने आम लोगों के लिए रेल लाइन बनाई। उसके बाद में आप देखिए इन सारी चीजों को आप आगे बढ़िएगा। शिक्षा के लिए उन्होंने किया कि चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे बड़ों की शिक्षा हो, चाहे प्रोफेशनल्स की हो। आज दुनिया के पूरी दुनिया को चलाने वाले लोगों की संख्या 3000 और उन 3000 में 2200 लोग भारत में। ये हमारे लिए गर्व है। और वो जो 2200 हैं वो उन्हीं इंस्टीट्यूट से निकले हैं जो नेहरू ने बनाए। तो आप ये सब चाहे एम्स हो, चाहे IITs हो, चाहे IIM हो। मैं भी IIM में कुछ दिन हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में जब था तो मैं लीडरशिप ट्रेनिंग करने गया तो मैंने देखा, तो वहां जाना कि हाँ क्या क्या उन्होंने किया है और तब और भी बहुत सारी चीजें जानी। तो मैं ये बता रहा हूं कि किस तरीके से नेहरू ने इस देश को बनाने के लिए सब कुछ किया। आप कभी कानपुर जाइएगा, कानपुर में फूलबाग में एक उनकी वसीयत लगी हुई है नेहरू जी की पत्थर में। अब पता नहीं उखाड़ दी हो तो नहीं पता, मैं जब पढ़ा करता था तो लगी थी, तो देखने जाते थे हम लोग। तो नेहरू जी ने अपने जीवन के अंत क्षणों में वो वसीयत लगाई थी और उस वसीयत में यह है कि उन्होंने अपनी जो भी संपत्ति थी न अपनी बेटी को दी, न किसी को दी, उन्होंने इस देश को दी। और आप जानिए जो आज ये लुटियंस जोन है जिसमें आज देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप चेक करिएगा कि यहाँ की आधे से अधिक प्रॉपर्टी, जिसमें संसद भवन से लेकर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू के पिता गंगाधर नेहरू की अपनी निजी संपत्ति, और उन्होंने इस देश के लिए डोनेट करी थी जब देश में पहली बार संसद क्योंकि देश में स्वराज है। तो इस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कुछ लिया नहीं, इस देश को दिया है, सिर्फ दिया है। तो ये एक सच है। नेहरू ने जो बंसल साहब ने जिक्र भी किया, भारत एक खोज आप पढ़िएगा, और एक भाषण है उन्होंने बागपत में दिया था, उसमें उन्होंने खुद सवाल किया था, भारत माता कौन? आप बार बार कहते हैं भारत माता कौन, तो साहब भारत माता जान लीजिए, भारत माता कोई भौगोलिक सीमा मात्र नहीं। भारत माता आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं। और भारत माता वो खेत भी है जहां से अनाज आता है, भारत माता वो नदियां भी हैं, भारत माता वो पहाड़ भी हैं, भारत माता देश का रेगिस्तान भी है। तो भारत माता क्या है इसको आप जानिए। तो भारत माता को आप बड़ा सीमित करके संकुचित कर देते हैं। भारत माता इतनी छोटी नहीं, भारत माता इतनी बड़ी है कि जो संपूर्ण विश्व को पालने की क्षमता रखती है। तो आप समझिए नरेंद्र मोदी उसी बूते कहते हैं कि हम दुनिया को खाना खिला सकते, और कोई वो नहीं है आधा, क्योंकि उनका बनाया हुआ नहीं है। इसके बाद आप देखिए जो सारी चीजें कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, तो पहले तो एक भ्रांति हटा दीजिए, कांग्रेस ने 70 साल शासन नहीं किया, 49 ईयर्स किया, 60 भी 49 ईयर्स है। और 49 ईयर्स में भी कांग्रेस ने इतना बना के दिया है। उसके बाद में आप बताइए किस सरकार ने क्या बनाया। सबसे पहली बार जनता पार्टी सरकार आती है, 3 साल रहती है, उसने क्या इस देश को बना के दिया आप बताएं। शायद एक उदाहरण वो नहीं दे पाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है, उसके पहले 2 साल चंद और सरकारें रहती हैं, चाहे गुजरात हो चाहे, हाँ, तो उन सरकारों में क्या बना है। तो आप वो नई चीज बताइए कि जो आपने बना के तैयार की है, तो देश का जिसमें देश के बढ़ने की चीज हो, तो आप एक चीज गिना नहीं पाए। और जब सबसे पहली बार देश का, आप वित्त मंत्री भी रहे, कि देश का बजट जो है सबसे बुरी स्थिति जो थी, जो कर्ज में समाया और जिस तरह से बुरी हालत में पहुंचा, तो वो 1977 वाली ही सरकार में था कि देश की अर्थव्यवस्था सबसे मतलब चरम स्थिति में पहुंची। दोबारा वो बर्बाद हुई है कब? 1990 के दशक में, जब 91 में स्थिति ये हुई थी कि सोना तक गिरवी रखा हुआ। मनमोहन सिंह सरकार ने आकर के वो सोना भी छुड़ाया और फिर देश को खड़ा कर दिया। उसके बाद में फिर देश एक बार बर्बादी में गया, कब? 96 से लेकर 98 के। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थोड़ा सा ठीक हुआ था, और उसके बाद में फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार छोड़ के गई है, उस समय जो स्थिति थी जीडीपी की और कर्ज की स्थिति थी देश की, उसके बाद में 2014 का आप देख लीजिए, 2014 में इतना समृद्ध भारत दे के गए थे। बंसल साहब तो मंत्री थे, बताएंगे
कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण में हम दुनिया के 6 देशों में सबसे अच्छी स्थिति में। तो आप समझिए कि इस देश को इतना स्ट्रांग देके गए थे, जो लोग कहते हैं खजाना खाली करके दे गए थे, ऐसा नहीं, इतना बड़ा खजाना देके गए। तो पहले ये जान लीजिए, तो देश इस तरह बना है। 2014 के बाद में क्या बना है वो लोगों से पूछिए, क्योंकि जितने एम्स बने हैं वो मनमोहन सिंह सरकार के ही पास किए हुए, उसके लिए फंड देके गए थे। खुद बंसल साहब जो है एक लोकोमोटिव कारखाना के लिए रायबरेली में, मैं रायबरेली का एक जिक्र कर रहा हूं, कि करके आए थे, इन्होंने बनने नहीं दिया। अभी जो वो थोड़ा बहुत बना है वही बना है, नहीं तो उस पर पूरा काम ही नहीं हो पाया है। उसके अलावा आप देखिए, बंसल साहब ने चंडीगढ़ से कौन सा ऐसा जगह है जहां के लिए आज ट्रेन नहीं है, वो देके गए। चंद महीने ही वो रहे उसके मंत्री। इसके अलावा आप चलिए, मैं उसकी बात नहीं करता हूं। इसके बाद आप आइए, किसी भी क्षेत्र में बात कर लीजिए। जो एक दिन मेरी बंसल साहब से इस बात को लेकर बात हो रही थी कि जो नदियां जोड़ने की बात होती है और इसको लेकर के जो बड़े प्रोपोगंडा खड़े किए जाते हैं, क्या है असल में फिजिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों से जितना जोड़ना था वो जोड़ा जा चुका है, वो कांग्रेस शासन में ही जोड़ा जा चुका है। अब आप उसको कहां करेंगे, जहां पर पानी लिफ्ट करके तो नहीं ले जा सकते नदियों का पानी, तो वो चीजें हैं, वो झूठ बोला जाता है। असल में जो चीजें हैं उनसे आपका ध्यान डाइवर्ट किया जाता है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, इसका रोक देंगे। इसको लेके ही मैंने बंसल साहब से जाके बात की थी कि पानी रोकने की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो आपसे मैंने बात की थी, और सुरेश प्रभु जी की जो पत्नी है, चूंकि वो मेरे साथ काम करती थी, तो मैंने सुरेश प्रभु जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि देखिए हो तो नहीं सकता है, बस कहना है तो कहना है। तो बहुत सारी चीजें, तो स्थितियां ये है कि झूठ बोल करके आप स्थापित करने की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज, मैं एक दिन एक मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि वो भी मित्र हैं, तो भाजपा के एक मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ बैठा था, उन्होंने नाश्ते पे बुलाया था। तो एक बात चली, तो बात के दौरान उन्होंने एक चीज कही कि देखिए गोयबल्स कह गए हैं इतना झूठ बोलो कि इतने बार बोलो कि वो सच ही वही लगे, तो हम तो इसको फॉलो करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो करती है, तो ये चीज जान लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी मैं आम आदमी पार्टी का ही बताता हूं। मैं एक डिबेट में था, मैंने उनसे एक पूछ दिया कि आप एजुकेशन मॉडल कहते हैं और हेल्थ मॉडल कहते हैं, बहुत अच्छा है आप जो बात करें। मुझे दिल्ली में आपके 9 साल की सरकार में वो एक स्कूल का नाम बता दीजिए, उस एक अस्पताल का नाम बता दीजिए जो आपने बनवाया। एक स्कूल, एक अस्पताल, कोई दूसरा नहीं। सिंगल स्कूल, सिंगल अस्पताल दिल्ली में उन्होंने नहीं बनवाया। जो शीला दीक्षित के बनवाए स्कूल्स थे उन्हीं को रेनोवेट करा करके ये किया। उसी तरह जैसे मेरे घर के एक सामने डिस्पेंसरी बनी हुई है, वो शायद 1958 की डिस्पेंसरी है, और उस डिस्पेंसरी में पुताई उताई होने के बाद में उसमें आयुष्मान डिस्पेंसरी लिख दिया गया। और जो मैं एक दिन आयुष्मान भारत का जो वो पूरा डाटा देख रहा था, तो उसमें देखा उस डिस्पेंसरी का भी नाम है कि नरेंद्र मोदी ने बनवाई। तो आप ये समझ लीजिए कि उसी तरीके से केजरीवाल मॉडल। तो ये दोनों चीजें हैं। तो बहरहाल मैं किसी की वो नहीं कर रही है, तो मैं ये बता रहा हूं कि पहले आप अपने कांग्रेस और उसके इतिहास को जानिए। पंडित नेहरू का जो योगदान है उस पर जितनी चर्चा की जाएगी, मैं समझता हूं कि मैं ज्यादा बोलने लगा तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। उनके बारे में कम वो नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण दूंगा। आजकल बंसल साहब भी उसके चेयरमैन भी हैं, जो नेशनल हेराल्ड ग्रुप है, कांग्रेस का अखबार था, वो नेहरू जी ने शुरू किया था, और उस समय नेहरू जी ने उसमें पैसे लगाए थे शुरू करने से, उन्हीं की बनाई हुई। आज उसी को लेके उनके परिवार पे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। तो सारी चीजें, चलिए वो राजनीति है, उस पर नहीं मैं जिक्र करूंगा। मैं बताता हूं कि नेहरू जी जिस समय उसके चेयरमैन भी खुद ही थे, और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वो रायबरेली में एक सभा करके वहां से लौटे। तो लौटने के बाद लखनऊ से उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। नेहरू जी ज्यादातर समय जीप से सफर करते थे और रास्ते में रोक रोक के लोगों से मिला करते थे। तो बहरहाल वो जब पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में उन्होंने सोचा कि चलो नेशनल हेराल्ड हो लेते हैं। तो लखनऊ में कैसर बाग एक जगह है, वहीं पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है नेशनल हेराल्ड की।
तो वहीं पे वो गए तो जो वहाँ संपादक जी थे उन्होंने पूछा कि कहाँ है, तो पता चला कि संपादक जी तो अभी शाम को आएंगे। तो नेहरू जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने पीएन से बोला कि एक कागज ला दो। उन्होंने एक खबर लिखी और खबर लिखने के बाद जिस प्रोग्राम को करके आ रहे थे और छोड़ के कहा कि ये दे देना, और उसके बाद नेहरू जी की फ्लाइट थी, वो अपना पकड़े और चले गए। शाम को जो है संपादक जी आते हैं और कहते हैं ये किसने, तो उसने बताया कि आए थे नेहरू जी और लिख के देके गए। संपादक जी ने उठाया और फाड़ के फेंक दिया। कहा नेहरू जी हमारे रिपोर्टर हैं क्या? और उन्होंने अपने पीए को बुलाया, कहा एक चिट्ठी लिखो नेहरू जी। और उन्होंने चिट्ठी लिखी कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप वही काम कीजिए, आप संपादक नहीं। और मेरी क्रेडिबिलिटी तब है जब मेरा रिपोर्टर आपकी खबर बना के भेजे। तब क्या होता था, इस तरह से सुविधाएं नहीं थी, तो एक दिन बाद 2 दिन बाद आती थी खबरें, डाक से लोग भेजते थे वैसे लिख के। और तो आप समझिए जब वो आई खबर तभी छपी। तो ये एक बड़ा उदाहरण है। नेहरू जी चाहते तो उन्हें नौकरी से निकाल देते, नेहरू जी चाहते कुछ करते। इंदिरा जी उनके खिलाफ जो है तमाम बार चिट्ठियां लिखती रहती थी। किराए के मकान में इंदिरा जी रहती थी, आपको पता होना चाहिए, लखनऊ में। क्योंकि जो है जब फिरोज जी भी संपादक थे नेशनल हेराल्ड के, तो आप ये समझिए कि जो प्रधान संपादक जी थे वो उनको उतना तवज्जो नहीं देते थे। इस कारण से कई बार इंदिरा जी ने उन्हें चिट्ठी लिखी, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें नहीं कभी कुछ किया, और वो उतने ही उससे करते रहे। और उसके बाद में जब इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने भी उनको पूछा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन्हें इग्नोर किया, उन्होंने अपना सलाहकार भी बनाया। तो ये बड़ी चीज थी, ये बड़प्पन है, ये मैं वो बता रहा हूं कि ये क्षमता वाले लोग थे कि जो यह भी करते हैं। आज क्या संभव है? आप सोच सकते हैं इस पत्रकारिता को कभी? आप ही की पार्टी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हिंदुस्तान के अंदर। ये पत्रकारिता में किसी का नाम लेंगे बड़ी इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में, तो गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम लिया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी 32 साल की उम्र में ही वो चले गए थे इस दुनिया से, और वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, और जो प्रताप अखबार है उसके संपादक थे। और उस दौरान कानपुर में दंगा हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ। वो दंगा शांत कराने गए और उन्होंने मुस्लिम मोहल्ले में गए और उनको समझा करके शांत करा दिया। लेकिन जब हिंदू मोहल्ले में आया और शांत कराने के दौरान फिर उनकी लाश मिली थी। तो आप समझिए 2 दिन बाद उनकी लाश मिलती है और जो स्थितियां हैं वो सब सामने। तो ऐसे लोग आपके यहां रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, इस देश से कुछ लिया नहीं है, दिया है। ये कांग्रेस। तो कांग्रेस लेने पे यकीन नहीं रखती है, कांग्रेस देने पे यकीन रखती है। नेहरू का एक सोचता था कि हम प्रचार पर पैसा खर्च नहीं करें, काम हमारा दिखना चाहिए, क्योंकि काम होगा तो जनता खुशहाल होगी, प्रचार से नहीं होगी। और आज तमाम सरकारें प्रचार पे चल रही हैं, काम पे नहीं। तो ये सोच थी, और इस सोच पे लेकिन आज क्योंकि बहुत सारी परसेप्शंस बदल गए हैं और इसी तरह से नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं। तो एक चीज है। अब राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो रही थी, मैं उसमें एक समानता बताता हूं। ये इसलिए बताता हूं कि 2017 के पहले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 2017 के पहले मैं भी सोचता था कि राहुल गांधी पप्पू है। लेकिन 2017 में मेरे एक दोस्त राज बब्बर जो है प्रदेश अध्यक्ष थे यूपी के, तो उन्होंने कहा कि यार 4 दिन वो ब्रज क्षेत्र के प्रवास पे हैं, मतलब चुनाव चल रहा था 2017 का, तो इस दौरान यहीं पे रैलियां करेंगे। तो रात को दयालबाग में एक लोग का जो घर था, उसी में ही राज बब्बर का ही घर था, उसी में ही रुकते थे। तो 3 दिन वहां रुके थे। तो 3 दिन रात को हम लोग साथ ही डिनर किए, 4-5 लोग होते थे। उस दौरान मैं पहली बार राहुल गांधी से बहुत लंबी चर्चा कर, और आपको बताएं उस दिन तक मैं अपने आप को समझता था कि शायद मैं इस क्षेत्र में इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं। उस दिन मैंने अपने लिए सोचा कि यार ये नहीं, तुम पप्पू। तो आप समझ लीजिए कि मैंने उस दिन उस शख्स की काबिलियत को देखा कि कितना उससे नॉलेज है। मैं सोच रहा था कि इनको क्या पता हो, और उस आदमी को डेप्थ में जो बदनाम किया जाता ना कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले, इस पर जो है चर्चा वही हुई थी हमारे साथ। और उस चर्चा में उन्होंने कहा था, बाद में उन्होंने तो भाषण दे रहे थे गुजरात में,
2017 ही का है कि और उन्होंने 3 बार रिपीट किया कि ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द हैं, उन्होंने कहा। लेकिन राहुल गांधी ने उसके लिए काम किया। अखिलेश के साथ मिलकर के उन्होंने जो एक्सप्रेस वे बनाई थी, उस समय देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे बनी थी, अभी तक और दूसरी बनी नहीं है, अब बन जाएगी दूसरी तो अलग बात है। तो जो एक्सप्रेस वे बनाई थी आगरा से लखनऊ तक की, वो एक्सप्रेस वे बन रही थी और उसमें उन्होंने प्रोविजन करवाया था उसमें कि 3 मंडियों का, एक लखनऊ के पास में जिसमें फलों की मंडी थी, जिससे कि आम और दूसरी दशहरी वगैरह उधर होता है तो उसको कैसे वो किया जाए, दूसरी मंडी आलू को लेकर के थी और एक अनाज को लेकर। क्यों? क्योंकि आगरा वाली इधर की पूरी बेल्ट जो है आलू पैदा करती है, मैनपुरी और इधर का ये पूरा अलीगढ़ तक और सारी चीजें। अलीगढ़ में उन्होंने कहा था कि हम ऐसे ऐसे फूड प्रोसेसिंग और दूसरी चीजों पे काम करेंगे और ये आलू को जब हम इस तरह से करेंगे तो इसके चिप्स बनेंगे, ये बनके किस तरीके से जाएंगे फॉरेन में, आपका मेड इन अलीगढ़ या मेड इन ये हाथरस मेड इन ये रहेगा। तो उससे क्या है, आपको एक तो आपका नाम भी होगा, दूसरी चीज है यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इस एक्सप्रेस वे का क्या फायदा है, ये कनेक्टिविटी आपके प्रोडक्ट को, जो आज आप परेशान होते हैं कि नासिक ले जाना है या यहाँ की मंडी ले जाना है, वहां आप परेशान होते हैं, आपको कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। यहाँ की इस मंडी में इंटरनेशनल मंडीज होंगी तीनों, इनमें आप अपने प्रोडक्ट लाएंगे, यहां से आकर के लोग उठा के लेके जाएंगे, तो आपका भाड़े का भी खर्चा खत्म, आप अनाज या जो भी कुछ है अपना प्रोडक्ट यहां लाइए और यहां से सारी चीज होगी। तो किस तरह किसान भी खुशहाल होगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा और बहुत सारी चीज। तो ये विजन था। लेकिन आज जो है दूसरी तरह से चीजों को देखा जाता है, प्रचारित किया जाता है। तो मैं ये एक बताता हूं। दूसरी आप एक बात बताइए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ लड़का जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एमफिल, और उसको यदि पप्पू कहा जाता है तो फिर भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप जाहिलों के ज्यादा अच्छे हैं और बहुत सारे लोग अच्छे बने घूम रहे हैं, उस पर मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि उन यूनिवर्सिटीज में ऐसे एडमिशन नहीं होता, जो लोग बहुत सारे यहाँ पे लोगों के परिवार जो है बाहर है वो जानते हैं, तो काबिलियत पे होता है। जो सेंट स्टीफन का पढ़ा हो, जो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक, दून स्कूल का पढ़ा हो, तो ऐसे लोगों के बारे में इस तरह से किया जाता है। और उसके बाद कांग्रेस के जन ही, जैसा बंसल साहब कह रहे थे, आपस में जब बैठते हैं तो तमाम इस तरह की बातें करते हैं अपनी लीडरशिप और दूसरी चीजों को लेके, तो ये गलत। यही भाजपा चाहे कि नैरेटिव गढ़ा जाए कि हाँ आप आपस में बात करें, नेता बदलना चाहिए, वो पप्पू है। आपने इतनी सी बात करी, यही बातें ट्रेवल कर करके लोगों के दिमाग में घर कर जाती, यही वो चाहे। और इसी के लिए उन्होंने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है और कर रहे हैं। इसके बाद में कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, ये रोज रोज बोलेंगे आप, तो इससे ये मैसेज आता है कि हाँ यार कांग्रेस तो कोई मतलब नहीं मतलब है। कांग्रेस तब क्या थी, 72 लोगों की कांग्रेस, और आज 12 करोड़ लोगों की कांग्रेस है जो वोट दे। आप बताइए हिंदुस्तान के अंदर सिंगल एक पार्टी हो जो उसकी 1/4 भी, 1/4 नहीं, तो आपको 1/4 वोट नहीं मिल रहे हैं, आप देश में विकल्प बनने की बात कर रहे हैं, और जिसके पास 12 करोड़ वोट है और ये कमिटेड वोट है, उसके सबसे बुरे दौर के वोट, तो आप समझिए उसको आप कह रहे हैं कि वो खत्म हो। अजीब सी बात है। जैसे नैरेटिव गढ़ा जाता है केरल को लेके, मैं भी बीच में केरल और तमिलनाडु की विजिट पे था और वहां से मैं आया तो मेरे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि वहां पे तो इसलिए है, राहुल गांधी इसलिए लड़ने गए क्योंकि मुसलमान बहुत है। हमने कहा हो सकता है कि वायनाड सीट पे मुसलमान हो, लेकिन एक केरल की बात आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए केरल में हिंदुओं की आबादी के सापेक्ष आधे मुसलमान भी नहीं है। आप गलत मत फैलाएं। और फिर मैंने उन्हें बताया कि किस स्थिति, तो सारी चीजें, और हमने कहा सबसे वहां आदर्श सीट यदि कोई आप कहेंगे तो वायनाड कहेंगे। आप जाइए, समुद्र के किनारे का क्षेत्र, और फिर बहुत सारी चीजें थी, तो जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इन सारे जो नैरेटिव गढ़े जाते हैं उन्हीं को आप भी आगे बढ़ाने लगते हैं। यही सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या है, और इस समस्या से जब तक आप निजात नहीं पाएंगे तब तक
आप अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे। और दो चीजें कि नेहरू की तरह आप अपने आप को कार्यकर्ता समझिए। नंबर एक, आप मालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं होता है, जनता चुनती है, जनता बनाती है। जनता के दिमाग में ये बात सच जाना चाहिए। जैसे मैंने 2012 में 26 अक्टूबर 2012 को मैंने संडे गार्डियन में एक खबर लिखी थी, वाड्रा लैंड स्कैम पब्लिसिटी स्टंट। और उस समय मैंने लिखा था, जब तमाम सारे लोग कह रहे थे और भाजपा प्रचार कर रही थी दामाद जी ये ले गए, दामाद जी वो ले गए, तब मैंने लिखा था कि किस तरीके से एक कंपनी जो है खरीदती है, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एक जमीन खरीदती है। वो जमीन का टुकड़ा खरीदती है, उसके चारों तरफ कोई अप्रोच रोड नहीं होती, उस पे जाने का कोई नहीं होता, तो स्वाभाविक सी बात है जिसपे जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो उस जमीन की कीमत तो कौड़ियों में हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में वो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज कंपनी जो थी, जिसमें तमाम सारे राजनेताओं का कोई किसी का स्टेक था, मैं नाम नहीं लूंगा, है, तो उन्होंने वो धीरे से करके वाड्रा की कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, उसको कहा कि साहब आप भी यहाँ लाइसेंस ले लीजिए हॉस्पिटैलिटी का बनाने का, होटल तो आपको हम ये जमीन सस्ते में यहाँ पर दिला देंगे। वाड्रा ने कभी वो जमीन नहीं देखी, कभी रजिस्ट्री कराने नहीं गए, कभी कुछ ने, उनके जैसे होता है कंपनीज में, एक कंपनी के एक ऑफिसर ने जाकर के रजिस्ट्री कराई और सारी चीजें हुई। रजिस्ट्री होने के बाद में सेम डे जिस दिन रजिस्ट्री हुई 149 रजिस्ट्री हुई थी, और जो तहसीलदार रजिस्ट्री करता था उसी ने कर, जो पिछले 50 साल से कर रहा। लेकिन खेमका ने जो ऑर्डर पास किया उसमें कहा 149 में 148 पर तो कोई बात नहीं की, एक को का म्यूटेशन कहा कि गलत है क्योंकि उस अधिकारी को वो करने का अधिकार नहीं था म्यूटेशन। अब आप एक चीज समझिए, जो 50 साल से करता आ रहा है वो सही है, जो सेम डे बाकी हुई वो सही है, एक ही गलत। तो ये नैरेटिव गढ़ने, और ये सारी बातें जांच रिपोर्ट में हैं, और इस आधार पे उसके बाद में उन्होंने, मैं बताता हूं, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड को जमीन बेची। उसने जो है आगे देखा कि जब अप्रोच रोड नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसने कहा कि ऐसा है, इसको बेचो, इसका क्या करेंगे साल भर बाद। बगल में ही डीएलएफ ने अपनी जमीन का एक बड़ा पार्ट खरीद लिया था और वहां पर अपनी कॉलोनी बना रहा था। डीएलएफ को जरूरत थी, डीएलएफ का तिरछा हो रहा था, यदि वो जमीन उसको मिल जाती तो उसका चौकोर हो जाता, इसलिए डीएलएफ के लिए फायदे की चीज थी। तो डीएलएफ ने कोई उन्हें बढ़ी कीमत नहीं दी, जिस कीमत पे बगल की उसने जमीन खरीदी थी सेम कीमत पर उसने वो जमीन खरीदी। तो बाकायदे ये एक कंपनियों की खरीद का मामला था, इसे बदनाम किया गया। लेकिन तमाम सारे कांग्रेसी नेता भी, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, बहुत सारे लोग इसको लेकर के अरे वो ऐसा है वैसा। तो आपको कम से कम सच पता होना चाहिए और पता करना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को जो आप पढ़ेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ है। क्यों नहीं आज तक ईडी या सीबीआई या कोई चीज निकाल पाया? क्योंकि कुछ है ही नहीं। और यही वजह है कि राहुल गांधी इतनी दम के साथ बोलते हैं, हर राष्ट्रीय विषय पर बोलते हैं। शेष किसी दल का, सिंगल किसी दल का नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ या राष्ट्रीय हितों पर इतना बोल पाता हो, कह पाता हो। एक तो ये आपके लिए गर्व की बात है कि आपके पास ऐसा लीडर है जो लड़ पाता है। शेष कोई भी किसी भी दल का लीडर लड़ने की हैसियत नहीं रखता है, चाहे पक्ष का तो हिम्मत ही नहीं रखता है, विपक्ष की, क्योंकि पक्ष की हिम्मत तो इंदिरा जी के भी समय में होती थी और जवाहरलाल जी के समय में तो इतनी होती थी कि विपक्ष पक्ष के लोग प्रस्ताव ले आते। और आपको याद होगा 1963 में पहली बार हिंदुस्तान की संसद में जो भ्रष्टाचार पर चर्चा का प्रस्ताव आया था वो कांग्रेस के ही सांसद लेके आए। और उसमें जब सवाल उठाया था राम मनोहर लोहिया ने, तो कांग्रेस के सांसद लेकर के आया और नेहरू ने कहा ठीक है इस पर बहस होगी, जबकि पूरी कांग्रेस इस पर यह थी अडिग थी कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेहरू ने कहा नहीं होगी, और उसी के आधार पर तमाम सारे जो एंटी करप्शन और दूसरी और सारी आज यूनिट्स बनी घूम रही हैं वो उसी के कारण से स्टेब्लिश हुई। आज आप अंतरिक्ष से लेकर के सुई तक जो भी कुछ देखते हैं ड्यू टू नेहरू, कोई और उसमें सिंगल और किसी का योगदान नहीं है। तो आप समझिए बाकी सबने बढ़ाया है, चाहे राजीव जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे अटल जी रहे हो, लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन सबसे बड़ा जो पूरा आधार है
वो उनका खड़ा किया हुआ है। तो मेरा इतना कहना है कि आप अपने कांग्रेस को जानिए, आपका अतीत इतना शानदार है कि वो लोग सिर्फ आपके अतीत से घबराते हैं, क्योंकि आपका अतीत उनको जीरो पे लाके खड़ा कर देता है। क्योंकि आप जब देश के वफादार और देश के बहादुर लोग कहलाते हैं तो वो गद्दारों की श्रेणी में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जरूरत इसकी है कि कांग्रेस जन जाने कि आप कितने महान परंपरा के लोग हैं, आप त्याग करने वाले लोग हैं, आप देश के लिए बलिदान करने वाले लोग हैं। नेहरू के परिवार के 11 लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। उनके बहनोई हो, चाहे उनके चाचा हो, चाहे दूसरे लोग हो, तो इस देश की आजादी के लिए इतना हल्की नहीं। और इस देश की आजादी में जो लोग कहते हैं कि सबका योगदान है, सिर्फ 3% लोगों का योगदान। तो लड़ाई भीड़ नहीं लड़ते, लड़ाई सदैव योद्धा लड़ते हैं। तो कांग्रेस योद्धा रही है। यदि आप योद्धा बने तो बेहतर है, तो आप अपनी कांग्रेस को फिर से एक बार खड़ा कर सकते हैं और बहुत अच्छा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस मरी नहीं है, खत्म नहीं हुई है। 12 करोड़ लोगों की पसंद कांग्रेस है। अब उसे 25 करोड़ की पसंद आपको बनाना है, ये आपका काम है। तो इतना है, और मैं चाहूंगा कि इसके साथ मैं नमस्कार करते हुए मुझे अनुमति दें। तो यही होता है। और हमें लग रहा था कि आज हम स्टूडेंट हैं और ये हमारे प्रोफेसर हैं जो हमें क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो निश्चय ही इनका हमें फ़ायदा लेना है। और एक बात निकल के आती है, जिन्होंने भी कहा है कि हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा अतीत कितना शानदार है। और ये सही बात, इन सब बातों का जो आज कांग्रेस के बारे में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो सही बात इन्होंने निचोड़ निकाला है कि वो हमारे अतीत से बहुत डरते हैं। जब कोई कुछ किसी के बारे में और कहना ना हो तो फिर चरित्र हनन करो, उसके बारे में भ्रम फैलाओ, वही कुछ देश में हो रहा है। सही बात ये भी है, हमें मान लेना चाहिए कि हम भी अपनी जब छोटी गैदरिंग होती है, ऑफिस में हो, बाहर हो, पब्लिक लाइफ में हो, हम भी कुछ कुछ बातें अपने नेताओं के बारे में उनके हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। इससे बचना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। आज हमें एक बीच में आप बोल रहे थे तो राजीव जी ने स्लिप भेजी है कि वो इंटरवेंशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं के बारे में उनको बताएं। और शुक्ला जी ने तो बहुत विस्तार से हमें बहुत आज जानकारी दी और उन्होंने बोला कि जब जब कांग्रेस की सरकार रही है देश ने विकास किया है, और जब जब विरोधी पार्टी की सरकार रही है तब देश नीचे गया है। ये हम समझ सकते हैं उदाहरण से। मैं इससे आगे बढ़ के एक बात करता हूँ कि जब जब देश ने विकास किया है तब तक मीडिया के कुछ सेक्शंस, तब तक विरोधी पार्टियां और तब तक हमारे देश के दुश्मन जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों में बैठे हैं, उन्होंने षड्यंत्र किया है भारत के विकास को नीचे करने के लिए। मैं पिछले 50 साल की हिस्ट्री आपको 2 मिनट में बताता हूँ। 1970 में इंदिरा जी आई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना, सिक्किम को हमारे देश में मिलाया, हरित क्रांति की, देश को आत्मनिर्भर बनाया। वाजपेयी जी ने बहुत बातें की थी इसके बारे में। तो इतना कुछ करने के बावजूद एक बहुत भारी आंदोलन खड़ा कर दिया गया जयप्रकाश जी ने, तो मंच थे जो भारत के खिलाफ थे, सारी ऑपोजिशन पार्टीज की, उन्होंने बदनाम करने के लिए और लोकतंत्र में हमारी आस्था खत्म करने के लिए किया, जिसका नतीजा हुआ कि जनता पार्टी सरकार नागालैंड की प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद तमिल प्रॉब्लम पैदा की गई, उसके बाद इसमें आप जो सुझाव दें कि क्या आज से तैयारी करने के लिए क्या आदमियों की एक वहाँ और पार्टी प्रधान के तहत हमारे पास उनके लिए नाम होगा, मैं चर्चा चाहूँगा। उसमें एक जनरल कैटेगरी का हो, एक शेड्यूल कास्ट हो और एक महिला हो, ताकि वो सीट जिसके लिए भी हो, अगर वही आगे उसका चुनाव सारा बेनिफिट रहने की तो हमारे लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, बड़ी
कार्यकारिणी बनाने का, कि शायद चंडीगढ़ में